हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फोस्टर अकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। दिस इज श्वेता पांचाल और स्वागत है आपका इस क्लास में। ठीक है, केवीएस की जो हमारी सीरीज चल रही है, इस सीरीज में हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन टॉपिक हो चुका है और इसके बाद बारी आती है हमारे एमसीक्यूज के टॉपिक की। ठीक है, तो एमसीक्यूज की क्योंकि लाइव क्लास में डिस्कस नहीं हो पाया और काफी दिन भी हो गए, तो मैंने सोचा कि इसकी रिकॉर्डेड वीडियो आपको अवेलेबल करा दूं यहाँ पर। ठीक है, आपकी भी एक रिविजन हो जाएगा इस चीज को लेकर। तो ये एमसीक्यूज की वीडियो है, आप जल्दी से देखिए और आंसर दीजिए। ठीक है, पॉज करके देखिए वीडियो और आंसर क्लिक कीजिए और फिर मुझे लास्ट में स्कोर अपना मेंशन जरूर कीजिए। मोस्टली यहाँ पर डेट्स मेंशन है कि आपने जो चैप्टर पढ़ा है उसमें आपको कितनी डेट्स याद रह गई है ना। इसके अलावा आप टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, जैसे मैंने आपको बताया ही है, ये हमारा टॉपिक फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। सारे क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आपका कराया है मैंने, उसमें से सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिलोटिन द्वारा मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को कब अंजाम दिया गया, यानी उसको फांसी कब दी गई। When did Maximilian Robespierre was executed by the guillotine? ठीक है, यानी उसको फांसी कब दी गई। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। देखिए बताइए आंसर। 1798 में, 1793 में, 94 में या फिर 1905 में। जब आपने चैप्टर हमने पढ़ा था तो डिस्कस किया था गिलोटिन के बारे में। गिलोटिन क्या है? गिलोटिन एक मशीन थी, ठीक है, जिसमें बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं क्रूर तरीके का व्यवहार था ये, कि उस मशीन में दो खंभों के बीच में एक सिस्टम होता था जिसकी वजह से इंसान का सिर उसकी बॉडी से अलग कर दिया जाता था। तो बहुत ही बेकार सजा थी ये, लेकिन फाइनली क्योंकि रॉबेस्पियर जो थे उन्होंने जो रॉबेस्पियर जो था उसने क्योंकि स्टार्टिंग में तो काम अच्छा किया, लेकिन वही बात है, सभी निरंकुश बन जाते हैं, तो रॉबेस्पियर भी निरंकुश बन गया था। तो फाइनली उसके ऊपर कोर्ट केस चला और उसको फिर सजा दी गई फांसी की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 1794। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, 1794। ठीक है, कौन से स्टेट्स के प्रतिनिधि शामिल होते थे? तो स्टेट जनरल जब हमने टॉपिक डिस्कस किया था तो बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में समझा था कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी। अब आपको बताना है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन से स्टेट के लोग शामिल होते थे। ठीक है, फर्स्ट स्टेट के, सेकंड स्टेट के, थर्ड स्टेट के या फिर सभी शामिल होते थे, आपको ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कैसे जाएगा? क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट के लोग थे, जिसमें कि जो थर्ड स्टेट के लोग थे उसमें सभी लोगों को सभी लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो महिलाएं हैं और जिनके पास वो पुरुष जिनके पास राइट नहीं थे, एक तरीके से गरीब लोग कह सकते हैं, वो इसमें शामिल नहीं होते थर्ड स्टेट में। और सिर्फ एक ही वोट दिया जाता था सबको, कि फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट से 300 लोग इसमें शामिल होते थे। ठीक है, 600 थे थर्ड स्टेट में। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बाकी टॉपिक जो है हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसकी जो वीडियो है, इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो वहां पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किसने प्रभावशाली पैम्फलेट व्हाट इज थर्ड स्टेट लिखा है। हु रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेट। क्या बताना है आपको? ऑप्शन दिए गए हैं, मिराबियो आबेसिये या फिर जीन पॉल मराट टी, शायद वो, तो उसमें तो टी ट नहीं लिखा हुआ है बुक में अगर आपकी देखा जाए। ठीक है, और ओलम्पेडे गाजेस या गोज। ठीक है, ओलम्पेडे गोज भी इसको बोला जाता है। तो बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। यहाँ पर आपका आंसर जाएगा आबेसिये। ठीक है, आबेसिये, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल आपका करेक्ट रहने वाला है। आबेसिये जो थे वो एक कौन थे? वो एक पादरी थे, यानी चर्च से रिलेट करते थे। तो वैसे तो यहाँ पर थर्ड स्टेट के लोग ही होने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने पैम्फलेट लिखा, इसलिए जो नेतृत्व है ये भी इन्होंने ही संभाला आगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं अब। फ्रांसीसी महिलाओं ने अधिकार की मांग की। ठीक है, फ्रेंच वुमेन डिमांडेड द राइट। उन्होंने किस डिमांड की बात की थी फ्रांसीसी महिलाओं ने? आपको पता है जब यहाँ पर अधिकारों का घोषणा पत्र शामिल हुआ तो वहां पर जो नागरिक है उसमें किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई? पुरुष को। इसीलिए जो महिलाएं थी उनको बहुत ज्यादा वो परेशान थी इस चीज को लेकर, तो उन्होंने क्या बोला? वोट देने के लिए अधिकार मांगा, विधानसभा के लिए, निर्वाचन के लिए अधिकार मांगा, राजनीतिक कार्यालय संभालने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। एक तरीके से जो महिलाएं थी उनको निष्क्रिय नागरिक तरीके से बोल दिया गया था। तो वही वाली बात थी, यहाँ पर उनको अपने राइट के लिए लड़ना था, क्योंकि पॉलिटिकल राइट्स उनके पास थे ही नहीं। तो इन राइट्स को सेव करने के लिए उन्होंने आगे प्रोटेस्ट किया। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। ठीक है, जो महिलाएं थी उन्होंने खुद को अपने एग्जिस्टेंस के लिए एक तरीके से कह सकते हैं प्रोटेस्ट किया।
और इन सब चीजों की डिमांड की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। आजाद होने पर गुलामों ने कौन से रंग की टोपी पहनी थी? नीली टोपी थी, सफेद थी, लाल थी या फिर हरी थी? तो बहुत ही स्ट्रेट सा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या हो सकता है। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लाल टोपी पहनी थी। ठीक है ना, गुलाम जो थे उन्होंने आजादी को दिखाने के लिए लाल रंग की टोपी पहनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निष्क्रिय नागरिक किसे नहीं माना जा सकता है? यहाँ पर आपको ध्यान देना है, नहीं वर्ड ऐड है। ठीक है, तो निष्क्रिय नागरिक यानी हु वर नॉट कंसीडर्ड पैसिव सिटीजन। पैसिव सिटीजन किनको नहीं माना गया है? महिलाओं को, बच्चों को, गैर संपत्ति वाले पुरुषों को या फिर अमीर लोगों को? तो इसका जो आंसर जाएगा आपका, वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अमीर लोगों को। ठीक है, बाकी सभी तो निष्क्रिय नागरिक थे ना, हमने बोला निष्क्रिय नागरिक नहीं थे, तो अमीर लोग जो थे वो क्या थे? निष्क्रिय नागरिक नहीं थे। बाकी बच्चे, महिलाएं और गैर संपत्ति वाले जो पुरुष है जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, नॉन प्रॉपर्टी थे, वो सभी पैसिव सिटीजन के अंदर आते थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय अधिवेशन द्वारा लिया गया? यानी अधिवेशन ने कौन सा निर्णय लिया? पहला है फ्रांस को एक राजतंत्र घोषित किया गया, दूसरा है राजशाही को अधिकार दिए गए, तीसरा है 18 वर्ष से ऊपर की सभी महिलाओं को वोट देने के अधिकार मिले, और डी है यहाँ पर फ्रांस को एक गणराज्य घोषित किया गया। तो इसका अगर आप आंसर देखेंगे तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक, यानी फ्रांस को अब गणतंत्र घोषित कर दिया गया था। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो तीसरे स्टेट के बारे में बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यानी इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेट के बारे में हमने जब टॉपिक डिस्कस किया था तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेट तीनों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था। अब आप बताइए थर्ड स्टेट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है? तीसरे स्टेट केवल गरीबों से बना था। दूसरा है तीसरे स्टेट के भीतर कुछ अमीर थे और कुछ गरीब थे। थर्ड है यहाँ पर तीसरे स्टेट के अमीर सदस्यों के स्वामित्व वाली भूमि। ठीक है, यानी तीसरे स्टेट में जो अमीर सदस्य थे उनकी स्वामित्व वाली भूमि थी। डी यहाँ पर किसानों को सेना में सेवा करने या फिर सड़कों का निर्माण करने के लिए बाध्य किया गया था। तो 8 का आंसर बताइए यहाँ पर कौन सा इनकरेक्ट है थर्ड स्टेट के लिए? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। द थर्ड स्टेट वाज मेड ऑफ द पुअर ओनली, सिर्फ गरीब लोग शामिल नहीं थे। आपको याद हो तो थर्ड स्टेट में काफी व्यापारी वगैरह भी शामिल थे। ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर ही तो टैक्स लगा था, सबके ऊपर, थर्ड स्टेट के ऊपर लगा था। तो जो पुअर लोग थे यानी जो बिल्कुल ही गरीब लोग थे उनको सबसे ज्यादा दिक्कत हुई थी, और थर्ड स्टेट में ही एक तरीके से कह सकते हैं क्रांति वाली जो लहर थी वो वहीं से ही तो उठी थी। तो गरीबों से बना था, केवल गरीबों से वो नहीं बना था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए, निर्वाह संकट किसे कहा जाता है? ठीक है, निर्वाह संकट के बारे में बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। पहला ऑप्शन है यहाँ पर खराब फसल से अनाज की कमी हो जाती है, बी है खाद्य कीमतों में वृद्धि और सबसे गरीब रोटी नहीं खरीद सकते। थर्ड था सी ऑप्शन है यहाँ पर कमजोर शरीर, बीमारियों, मौतों और यहाँ तक कि खाद्य दंगों की ओर जाता है। ठीक है, फोर्थ है उपरोक्त सभी। आपका क्या जाएगा? तो 9 का आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी। खाद्य संकट में क्या होता है? सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन यही होती है कि जो हमारी बेसिक नीड है वो ही फुलफिल नहीं होती है। जब बेसिक नीड फुलफिल करने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो जाए तो उसको कहा जाता है निर्वाह संकट, यानी जीने के लिए भी जीविका संकट भी इसको बोल सकते हैं कि जीवन भी संकट में आ गया है, वो ही सारी चीजें हैं। तो इसके अंदर ये सब चीजें शामिल होती हैं। ठीक है, उपयुक्त सभी जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 10 है, इनमें से कौन सा कथन बिल्कुल गलत है, यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पर बतानी है। प्रथम 2 स्टेट्स को कुछ विषयाधिकार प्राप्त थे। बी है टाइड जो है वो एक धार्मिक कर नहीं था। सी है नमक तंबाकू, ये जो है ये कौन से टाइप के कर में आते थे? अप्रत्यक्ष कर में। 4 है यहाँ पर डी ऑप्शन, कुलीन वर्ग को राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट थी। तो बताइए आंसर इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? तो यहाँ पर आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टाइद जो है वो एक धार्मिक कर नहीं था, जबकि टाइद जो है वो तो एक धार्मिक कर था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। ये गलत है स्पेलिंग, टाइड की ऐसा नहीं है ये। ठीक है, 11 है यहाँ पर, आर्थर जो यंग थे उन्होंने फ्रांस की यात्रा कब की थी, यानी फ्रांस को विजिट कब किया था? 1787 से 89 में, 90 से लेकर 92 में, 80 से लेकर 84 में, या फिर 77 से 85 में। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या रहेगा? इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 87 to 89। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर जो अपनी रचना थी उन्होंने, मतलब जो भी उनका राइटिंग वर्क था उसमें उन्होंने उस समय में फ्रांस में जो भी चीजें थी वो सब मेंशन की थी, क्या क्या सिचुएशन थी। स्पिरिट ऑफ द लॉज जो है बुक
वो किसकी रचना थी बताइए यहाँ पर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, लॉक या फिर अरस्तु। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, स्पिरिट ऑफ द लॉज, ठीक है ना, स्पिरिट ऑफ द लॉज बुक। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पर। स्टेट जनरल जो है वो एक कैसी संस्था थी? स्टेट जनरल जो है वो एक कैसी संस्था थी? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या फिर सभी? तो इसका अगर हम आंसर देखिए तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कैसी संस्था थी? राजनीतिक, पॉलिटिकल थी पूरी तरीके से, ठीक है ना। और इसमें प्रतिनिधि होते थे तीनों ही स्टेट के और फिर फाइनली डिसीजन लिया जाता था। हर एक स्टेट का एक एक वोट होता था और यही तो फसाद की जड़ था। मतलब कि एक एक वोट क्यों मिले? थर्ड स्टेट के लोगों ने कहा कि हर एक व्यक्ति को एक वोट देने का राइट होना चाहिए और फिर उन्होंने फिर आगे जाकर ये बात बोली कि हम अपना खुद का ही एक अपना असेंबली बना लेंगे, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसकी रचना है? तो यहाँ पर जो आंसर जाएगा आपका वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट, रूसो की रचना, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये बुक। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, यूरोप, अमेरिका और डैश के बीच में, किसके बीच में एक त्रिकोणीय दास व्यापार हुआ था? हमें दास व्यवस्था के बारे में अच्छे से पता है, फ्रांस में कि कहाँ भेजे जाते थे, क्या क्या चीजें थी। ठीक है, कब दास व्यवस्था का उन्मूलन हुआ और कब वो फिर से आई, तो ये सब चीजें हैं। तो यूरोप अमेरिका के बीच में एक त्रिकोणीय दास व्यवस्था व्यापार था। आपको बताना है थर्ड वाले का नाम। यूरोप अमेरिका हमारे पास है, अब थर्ड का नाम बताना है आपको। अफ्रीका के बीच में एशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो 15 का आंसर यहाँ पर रहने वाला है क्या? अफ्रीका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है, अफ्रीका। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं अब। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? नेपोलियन जो है वो फ्रांस का सम्राट कब बना? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1804 में फ्रांस का सम्राट बना। और वाटरलू का जो युद्ध है वो आपको याद रखना है, उसमें बहुत बुरी तरीके से उसकी हार हुई थी। उसके बाद से जो उसकी सिचुएशन थी काफी चेंज होने लगी थी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, लुई 16 जो है फ्रांस का राजा कब बना? तो वो फ्रांस का राजा बना था कब? 1774 में। ठीक है, 1774 में, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और ये कौन से वंश का शासक था? बोर्बो वंश का ये शासक था, जो कि बहुत ही कैसा शासक था? जैसे कि चलती आ रही थी चीजें, उसने भी वही चीज फॉलो करी। उसने भी अपने जो राजकोष है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और फालतू की चीजों में ही अपना धन लुटाता रहा। और 18 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पर आ जाते हैं। असेंबली ने सामंती व्यवस्था जो है उसका उन्मूलन का आदेश दिया। वो आदेश कब दिया गया ये आपको बताना है। देखिए, फ्यूडल जो सिस्टम है उसके बारे में तो आपको पता ही होगा, इंडिया में भी काफी फेमस था ये सामंती व्यवस्था। तो ये बताना है आपको कि फ्रांस में जो सामंती व्यवस्था उसको असेंबली द्वारा कब खत्म करने का आदेश दिया गया। तो 18 का यहाँ पर आंसर रहने वाला है क्या? 4 अगस्त 1789। ठीक है, यानी 4 अगस्त 1789। ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इस दिन जो है आदेश दिया गया असेंबली द्वारा कि जो सामंती व्यवस्था उसका उन्मूलन कर दिया जाए, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, अब वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। लामी द पप्ल क्या था? ठीक है, लामी द पप्ल क्या था ये आपको बताना है। तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये था एक न्यूज़पेपर। क्या था ये? एक न्यूज़पेपर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर जाएं तो फ्रांस के राष्ट्रगान मर्सिले जो है उसकी रचना किसके द्वारा की गई? ठीक है, हमें पता है ना, हमने जब ये टॉपिक डिस्कस किया था कि ये राष्ट्रगान गाया गया था, तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी जो रचना है ये किसने की थी? तो इसकी रचना की थी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा, रोजेट। ठीक है, तो इसका जो पूरा नाम है वो है रोजेट द लाइल। ठीक है, रोजेट दी लाइल। इसने इसकी रचना की थी फ्रांस के राष्ट्रगान के रूप में। इसको पहले गाया गया और फिर बाद में राष्ट्रगान का रूप इसको दे दिया गया। सो क्लॉथ जो वर्ड है इसका आपको अर्थ बताना है, इसका आपको मीनिंग बताना है। सो क्लॉथ का मतलब क्या हुआ? तो सो क्लॉथ का मतलब हुआ यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, बिना घुटने वाले। ठीक है, ये इन्होंने क्या किया, अपने आप को ड्रेसेस वगैरह अलग कर दी। ठीक है, और कैप वगैरह बना दी अपनी, ताकि हम जो दूसरे लोग हैं, कुलीन जो वर्ग है, उनसे बिल्कुल अलग दिखे, अपनी ही अलग ही पहचान बने उनके लिए। इस चीज के लिए इन्होंने अपनी खुद की ड्रेसेस बनाई, अपने कैप वगैरह बनाई। फ्रांस को गणतंत्र कब घोषित किया गया था ये बताना है आपको। तो फ्रांस को गणतंत्र कब घोषित किया गया ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा, 1792। 1792। ठीक है ना, 1792। अगर आप वहां पर वीडियो में देखेंगे तो फिर वहां पर मैंने 1972 बोल दिया बाय मिस्टेक।
ठीक है। लेकिन मैंने पूरी आगे वीडियो में 1792 ही बोला है, वो बाय मिस्टेक 1972 हो गया, वो आगे पीछे हो गया। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना जब आप टॉपिक देखेंगे तो। ठीक है, तो ये आपका 1792 ये चीज है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23 पर। फ्रांस में आतंक का युग किस काल को कहा जाता है, यानी कौन सा जो टाइम है, कौन सा जो पीरियड है, उसको कहा जाता है एरा ऑफ टेरर फ्रांस में। तो बताइए आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर जो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, 1793 टू 94। ऑप्शन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। ओलम द गूज जो एक उन्होंने क्या तैयार किया था, महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। तो आपको बताना है कि वो कब तैयार किया गया था। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओलम द गूज के बारे में। ओलम द गूज जो थी वो एक ऐसी महिला थी जिन्होंने जैसे कि आपने देखा होगा, जब घोषणा पत्र तैयार हुआ था तो उसमें मेनली किन लोगों की बात की गई थी, सिर्फ पुरुषों के बारे में बात की गई थी। तो इस चीज से जो महिलाएं थी बहुत परेशान थी, तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि हमें भी, हमारी भी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए और हमें भी पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए, जिसमें राइट टू वोट था और काफी सारी चीजें थी। तो यहाँ पर ओलम द गूज एक ऐसी ही क्रांतिकारी महिला हमको कह सकते हैं, क्योंकि बाद में तो उनको फिर फांसी भी दे दी गई थी। तो इन्होंने महिलाओं के लिए नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जिसमें कुछ एक डिमांड्स भी रखी थी। तो आपको ये बताना है कि ये कब लागू किया गया था। 1790 लागू क्या किया गया, मतलब ओलम द गूज जो है उसने उसके कब बनाया या फिर कब तैयार किया। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका 1791। ठीक है, 1791। क्योंकि काफी टाइम से ये बात हो रही थी ना कि पुरुषों के लिए होगा घोषणा पत्र, तो उसमें पता ही था उसको, तो फिर उसने पहले से ही ये चीज तैयार करनी शुरू कर दी थी और महिलाओं की जो राइट्स है उनके बारे में इस घोषणा पत्र में बात की थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, लास्ट क्वेश्चन है ये। फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार कब प्राप्त किया। ठीक है, फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार कब प्राप्त किया। तो इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1946। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी 1946 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, तो वैसे राइट्स की बात हो रही थी, बट फाइनली इतने स्ट्रगल के बाद 1946 में पूरे तरीके से महिलाओं को वहां पर मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो चलिए, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, केवीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर। तो दूसरी बात ये है कि जब टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।